9 जुलाई 2024 लाहौर में रहने वाला एक 15 साल स्टूडेंट असलान के मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, जिसमें वो फेल हो जाता है। अपने इस फेलर को फेस ना करने और सोसाइटी के प्रेशर से बचने के लिए वो वाटर स्टोरेज टैंक पर चढ़कर वहाँ से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेता है। इससे पहले भी अप्रैल 2024 लाहौर में रहने वाला एक और स्टूडेंट बार बार एग्जाम में फेल होने की वजह से DISE ऑफिस लाहौर में सुसाइड अटेम्प्ट करता है, मगर खुशकिस्मती से उससे लोगों ने बचा लिया। लाहौर बोर्ड में 9वीं जमात के तालिबे इल्म ने इम्तिहान में मुतअद्दिद बार फेल होने की वजह से खुदकुशी की कोशिश की, जिसे लोगों ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 15,000 सुसाइड केसेस होते हैं, जिनमें से 25% टीनेजर्स होते हैं जो एकेडमिक प्रेशर की वजह से करते हैं, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां मेंटल हेल्थ से ज्यादा ग्रेड्स को वैल्यू दी जाती है, जहां कामयाब होने वाले बंदे की तो तारीफ की जाती है, लेकिन फेल होने वाले को हौसला देने के बजाय सजा दी जाती है। आज से सदियों पहले जिस एजुकेशन की वजह से एक से बढ़कर एक क्रिएटिव माइंड्स पैदा होते थे, आज उसी एजुकेशन की वजह से स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। पता है क्यों? Our education system is nothing more than a manufacturing unit, producing qualified yet ignorant people with scores instead of barcodes. इससे पहले कि मजीद ऐसे इंसिडेंट हों, हमें इस एजुकेशन सिस्टम को और माइंडसेट को चेंज करना है, मगर इससे पहले इस सिस्टम को समझना जरूरी है। तो आ रहे हो ना मेरे साथ? बहुत सारी कंट्रीज की जितनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान उतने हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज्यादा लेबर फोर्स आज बेरोजगार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा तालीमी निज़ाम और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हुकूमती इक़दाम का फुकदान है। सेंचुरी BCE यूनान में सुकरात, अफलातून और अरस्तू जैसे अजीम जहनों ने क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद रखी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और डिबेट के फन को आगे बढ़ाया। 8वीं सदी से इस्लाम का गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ। 8वीं सदी से 14वीं सदी के दौरान अल-ख्वारिज़्म, अबू अली सीना और इब्न अल-हैथम जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए, जिन्होंने मैथमेटिक्स, मेडिसिन और ऑप्टिक्स पर काम किया और नेक्स्ट जनरेशन के जहनों में एक नई अंडरस्टैंडिंग पैदा की और मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी। 15वीं सदी से 18वीं सदी के दौरान बहुत सी मशीन्स की इन्वेंशंस हुई और लियोनार्डो दा विंसी, गैलीलियो, न्यूटन और डेस्कार्ट जैसे ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट सामने आए। अब तक एक से बढ़कर एक नई और इंडिपेंडेंट सोच पैदा हो रही थी, मगर फिर आती है 19वीं सदी और एजुकेशन का एक डार्क एरा स्टार्ट होता है। साल होता है 1806। रशियन आर्मी और नेपोलियन आर्मी के दरमियान एक जंग होती है, जिसे बैटल ऑफ ऑस्टेड कहा जाता है। इस जंग में प्रशियन आर्मी तादाद में और पावर में ज्यादा होने के बावजूद हार जाती है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर उनकी आर्मी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद हारी कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्हें एक बात समझ में आती है कि जंग के दौरान नेपोलियन आर्मी के सोल्जर्स अपना दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ अपने लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, मगर उनकी आर्मी के सब सोल्जर्स अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन अब सवाल उनके सामने ये था कि आखिर वो ये सब करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनके जहन में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं जिससे आने वाली जनरेशन के माइंड्स को शुरू से ही काबू कर लिया जाए, और इस तरह एक 8-year एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority, and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. 5 साल से 13 साल के बच्चों के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया जाता है, ताकि आने वाली जनरेशन सिर्फ वही सीखे, वही पढ़े और वही सोचे जो वो चाहें। रशियन लीडर्स ने जैसा सोचा था, ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। मगर इस दौरान एक और चीज थी जो तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी। साल 1760 से 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होती है। अब तक लोग फार्मिंग करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर गुजारा कर रहे थे, मगर अब मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। एक हफ्ते में जितने प्रोडक्ट्स लोग अपने हाथों से बना दे रहे थे,
उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब मशीन सिर्फ एक दिन में बना दे रही थी। मगर एक मसला था, इन मशीन्स को चलाने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत थी। अब तक पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स की वजह से ऊपर के लोगों तक पहुंच चुका होता है और डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम सेम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बिल्ड करना शुरू कर देती हैं। और इस बार मकसद होता है आने वाली जनरेशन की क्रिएटिविटी को मारकर ऐसी जनरेशन तैयार करना जिनके जहन में इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद पैसा अर्न करने का सिर्फ एक तरीका हो, और वो है जॉब, यानी किसी फैक्ट्री में वर्कर लग जाना। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. पहले एजुकेशन को एक नॉलेज के तौर पर लिया जाता था, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन एक नई और इंडिपेंडेंट सोच के साथ पैदा होती थी। मगर अब उसी एजुकेशन को एक सिस्टम के थ्रू हमारे माइंड्स को कंट्रोल किया जाने लगा। मगर अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इसका फ्यूचर क्या होगा। साल होता है 1843। अमेरिकन एजुकेशन लीडर हॉरेस मैन पर्शिया का विजिट करता है और हैरान रह जाता है कि कैसे पर्शियन लीडर्स एक सिस्टम के थ्रू यूथ के माइंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं और सिर्फ वही उन्हें सिखा रहे हैं जो वो चाहते हैं। हॉरेस मैन अमेरिका वापस आता है और वही सेम 8 ईयर पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अमेरिका में बिल्ड करता है, जिसे 1892 में अमेरिकन लीडर्स अपने मुताबिक मॉडिफाई करके 8 ईयर से 12 ईयर कर देते हैं। That was expressly the purpose. And then that model was adopted by prototypical fascists in the US, again in the late 1800s. This is before Mussolini and all of that time. वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान, फ्रांस और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज इस अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अपने मुताबिक मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर लेते हैं। उस वक्त सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान भी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती होती है। यस करें क्या? इंडिया और पाकिस्तान अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट तो करते हैं मगर उसमें अपने मुताबिक मॉडिफिकेशन नहीं करते, और वही एजुकेशन सिस्टम आज भी इंडिया और पाकिस्तान में राइज है। पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका 3 या 4 साल की एज में ही स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम एज 4 साल है। और वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यानी नॉर्वे में 7 साल से पहले किसी किस्म के एजुकेशन सिस्टम में नहीं डाला जाता, क्योंकि इस एज में अभी माइंड ग्रो कर रहा होता है और इस एज में अगर बच्चे पर किसी किस्म का प्रेशर डाला जाए तो वो एक लंबे अरसे तक उस चीज़ से इफेक्ट रह सकता है। मगर पाकिस्तान में 3 से 4 साल के बच्चे कंधों पर बुक्स का और जहनों पर ज़बरदस्ती उन्हीं बुक्स को एब्जॉर्ब करने का बोझ लिए स्कूल जा रहे होते हैं। जैसे तैसे करके एक बच्चा रट्टे लगाकर नर्सरी से 1 क्लास में पहुंचता है और फिर उसको 1 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक सेम रट्टा सिस्टम से गुजारा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमें जस्ट ये बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, ये जहन में रख लो, बस फिर तुम पेपर में पास हो जाओगे। इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज में क्लासेस लेने के बाद भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करता है, मगर अफसोस वहाँ भी सिर्फ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ना कि प्रैक्टिकली। आज भी पाकिस्तान में वही सिलेबस पढ़ाया जाता है जो 25 से 30 साल पहले हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा था और आज तक उसे अपडेट नहीं किया गया। पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स में तो बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उन्हें उससे आगे डिलीवर करने नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट से डील कैसे करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अक्सर स्कूल्स में कॉलेजेस के सेमिनार होते हैं तो उनमें एक ही बात की जाती है, अरे हमारा कॉलेज तो नंबर 1 है, इसे स्टूडेंट हमारे कॉलेज से ही तो पढ़कर इतने नंबर्स लिए हैं, अगर हमारे कॉलेज से पढ़ोगे तो पक्का कामयाब होगे। इसी तरह कॉलेजेस में भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के सेमिनार होते हैं, वहाँ भी यही बात की जाती है, अरे हमारी यूनिवर्सिटी तो इतनी टॉप रैंक है, यहाँ से पढ़ोगे तो पक्का तुम्हें जॉब मिलेगी। अक्सर स्टूडेंट्स कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं जिनमें उनके इंटरेस्ट ही नहीं होता और फिर उन्हें उस एक डिसीजन की कीमत सारी जिंदगी अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा लें कि पाक स्टडी की बुक में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो हिस्ट्री ही गलत है।
इमेजिन करें आप एक बच्चे हैं जिसका जहन ड्रीम्स से, क्यूरियोसिटी से और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की शिद्दत से भरा हुआ है। आपको पेंटिंग करना, फुटबॉल खेलना, कहानियां लिखना या गैजेट्स को एक्सप्लोर करना पसंद है कि ये गैजेट्स कैसे काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, इससे पहले कि आप अपने ख्यालात को समझना शुरू करो, आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी, स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके ख्यालात को एक अलग शक्ल देना शुरू कर देते हैं। आपको कामयाब होने के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ेगा। और एक जुमला जो हमारी सोसाइटी के जहनों में जम कर बैठ गया है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये वर्ड्स आपको घर में, क्लासरूम में और सोसाइटी से सुनने को मिलते हैं। आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती उन टेक्स्ट बुक्स की तरफ पुश करते हैं जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और मेडिकल टर्मिनोलॉजी से भरी पड़ी हैं। आपके जहन में सिर्फ एक ही बात डालने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ एजुकेशन ही वो रास्ता है जो ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। आपके रिश्तेदार आपके ग्रेड्स को दूसरों के ग्रेड्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे इन ग्रेड्स की वजह से इंसान की काबिलियत का पता चलता हो। माई पेरेंट्स से माई ब्रदर्स बेटर देन मी, उसके तरह बन वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। आज हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को तो रेस्पेक्ट दी जाती है, मगर एथलीट्स, राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स पर बस यही टैग लगा दिया जाता है। वो तो खुश नसीब थे इसलिए कामयाब हो गए, यानी उनका हार्डवर्क, उनका टैलेंट और उनकी लगन कोई मायने नहीं रखती। रुकें और थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या वाकई एजुकेशन कामयाबी का वाहिद रास्ता है? दुनिया के ग्रेटेस्ट माइंड्स, लीडर्स और तारीख के गेम चेंजर्स को देखें। क्या स्टीव जॉब्स एक इंजीनियर था? नहीं, फिर भी वो टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब लाया। क्या जेके रोलिंग एक डॉक्टर थी? नहीं, मगर फिर भी वो फर्स्ट $1 बिलियन ऑथर बनी। क्या लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास किया था? नहीं, मगर फिर भी वो अपनी स्किल्स, अपने डिसिप्लिन और अपने हार्ड वर्क की वजह से लेजेंड्स बन गए। हमारी सोसाइटी का दिमाग इतना तंग हो चुका है कि लोग आपके स्किल्स और आपके टैलेंट की कदर ही नहीं करते। अब उन्हें कौन बताए कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी तो स्ट्रगल करके ही बनते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा स्ट्रगल करना चाहता है तो उस पर अपना रास्ता थोपने की बजाय सही रास्ते पर स्ट्रगल करने दें। साल 1760 में और उसके बाद जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया था, सेम उसी तरह आज के टाइम में भी एक रेवोल्यूशन चल रहा है। गेस करें क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जिसने उस रेवोल्यूशन को समझ लिया था और जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल था, उन्होंने इन्वेस्ट करके खुद को वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में लेकर आए थे। अभी हमारे पास भी एक मौका है कि हम भी अभी प्रेजेंट डिजिटल वर्ल्ड के डिजिटल रेवोल्यूशन का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी को बदलें। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, अरे भाई ये डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है? आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और सबसे मेन चीज इंटरनेट है, जिसकी वजह से हमारे पास कहीं भी किसी भी चीज की एक्सेस सिर्फ एक क्लिक पर मौजूद है। आप लोग भी सोच रहे होंगे इंटरनेट तो 1990 में आया था, अब तक तो ये रेवोल्यूशन खत्म भी होने वाला है। आई नो इंटरनेट 90s में आया था, मगर उस वक्त इंटरनेट की एक्सेस सबके पास मौजूद नहीं थी। मगर आज पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है, जिसमें से 5.52 बिलियन लोग इंटरनेट की एक्सेस रखते हैं। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपका दिमाग हिला कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन है या इससे ऊपर है, और उनका पूरे वर्ल्ड की वेल्थ के 45.8% हिस्से पर कब्जा है। और वर्ल्ड की 52.5% पॉपुलेशन ऐसी भी है जो पूरे वर्ल्ड की वेल्थ के सिर्फ 1.2 हिस्से पर गुजारा कर रही है, जिनमें हम भी आते हैं। इन 1.1% और 52.5% के दरमियान दो किस्म के लोग और भी हैं, लेकिन इनमें से मैं सिर्फ एक हिस्से की बात करूंगा जो ग्लोबल पॉपुलेशन का सिर्फ 12% है। इन 12% लोगों की नेटवर्थ $1 लाख या इससे थोड़ी ज़्यादा है, और ये लोग पूरे वर्ल्ड की वेल्थ के 39.44% हिस्से पर काबिज हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ बनती है $163.9 ट्रिलियन। 2016 में इस हिस्से की पॉपुलेशन 583 मिलियन थी, लेकिन आज 2025 में 761 मिलियन हो गई है। यानी सिर्फ 9 सालों के दौरान 178 मिलियन लोगों ने खुद को लोअर टायर से उठाकर अपर टायर में लेकर आए हैं, और ये नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं।
अब डिसीजन आपका है कि आपको सारी ज़िंदगी ग्लोबल वेल्थ के 1.2% हिस्से पर गुजारा करना है या फिर आपको अपनी लाइफ को फुली ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो का एंड तक देखा एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। एंड वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो में क्या क्या गलतियाँ एंड मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मिडिल क्लास ट्रैप पे, जिसमें मैंने मोस्टली एजुकेशन को और सोसाइटी के माइंडसेट को ही कवर किया था। अगर आप चाहें तो जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।